उन दोनों से कहता है तुम दोनों पहले वापस घर जा सकते हो, हमें अभी भी कुछ काम है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं। चार्ल्स पूछता है तुमने अपस्टेयर में क्या बातचीत की, जिसपे सी कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस उसे कुछ एडवाइस दी। फिर वो आगे कहता है वैसे देखा जाए तो वो बहुत क्यूट है पर बहुत जिद्दी भी। ये सुन के चार्ल्स अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है क्या क्यूट, क्या तुम उसे पसंद करते हो? सी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। पहले पहले मुझे लगा कि वो सिर्फ जिद्दी कर रही है, पर मुझे अभी लग रहा है कि फ्यूचर में वो एक अच्छी राइटर बन सकती है। फिर वो आगे पूछता है ओ हाँ, क्या तुम्हें पता है किसी भी चीज को कैसे पब्लिश किया जा सकता है? चार्ल्स पूछता है क्या तुम्हें कुछ पब्लिश करना है, जिसपे सी कहता है मैं नहीं, आर्या। चार्ल्स कहता है ये उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, वो जो चाहे वो पब्लिश नहीं कर सकेगी क्योंकि वो एक लड़की है। ये सुन के सी कुछ समझ नहीं पाता है। चार्ल्स उसे आगे एक्सप्लेन करने लगता है बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं कि अगर कोई लड़की अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है इसका मतलब ये है कि वो अपनी जगह भूल रही है। अगर कोई फीमेल राइटर कुछ पब्लिश कर भी देती है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए अपना नाम छिपा के रखती है और अपने आप को छुपाने के लिए वो ये भी कह देती है कि उन्हें फोर्स किया गया था ये सब कुछ लिखने के लिए, या फिर वो ये कहती है कि ये सिर्फ उनकी हॉबी है और उन्होंने ये सब कुछ ऐसे ही लिख दिया है। ये सुन के सी रुक जाता है और कहता है वो लोग जो चाहे वो क्यों नहीं कर सकती? क्या लड़कियां फैमिली के लिए सिर्फ एक एक्सेसरीज की तरह होते हैं? अगर वो लोग कुछ करना भी चाहते हैं क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो लोग अपना लाइन क्रॉस कर रहे हैं? चार्ल्स कहता है वेल ज्यादातर लोग तो ऐसा ही सोचते हैं। सी पूछता है तो तुम क्या सोचते हो? चार्ल्स कहता है मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा। फिर वो आगे एक्सप्लेन करने लगता है कि जब वो 5 साल का था तब उसकी मॉम ने खुदकुशी कर ली थी। उसे अभी भी याद है उसकी मॉम को हमेशा एक बंद कमरे में रखा जाता था क्योंकि उसके फादर ने उससे कहा था कि वो पागल हो चुकी है। एक दिन चार्ल्स सुनता है कि उसकी मॉम उसके फादर से विनती कर रही थी। वो ये विनती कर रही थी कि उसके फादर उनकी दोनों सिस्टर्स को वापस ले आए, वो दोनों भी तो उसी के ही बच्चे हैं। जिसपे चार्ल्स का फादर कहता है उन लोगों को वापस लाने की जरूरत ही क्या है, जब मुझे लगेगा कि मुझे उनकी जरूरत है तब मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। चार्ल्स आगे बताता है मेरे फादर के लिए क्योंकि मेरी सिस्टर्स उत्तराधिकारी की हकदार नहीं थी इसीलिए वो केवल विवाह के लिए एक साधन थी। मेरी 2 बहनों को वेट नर्स के पास भेज दिया गया था। ओरिजिनली कहा जाए तो जब वो 3 साल की हो जाएंगी तब उन्हें वापस लाना था, पर मेरे फादर को उनकी कोई परवाह नहीं थी इसीलिए वो दोनों कभी वापस नहीं आई। बाद में इलनेस की वजह से एक के बाद एक सिस्टर की जान चली गई। इसके बाद मेरी मॉम ने भी अपनी जान ले ली। और फिर एक दिन चार्ल्स को सुनने को मिलता है कि 2 मेड आपस में बातचीत कर रही थी। एक मेड कहती है मुझे सुनने को मिला था कि उन्होंने पेपर नाइफ का इस्तेमाल किया था, कमरा पूरी तरह से खून से भर चुका था, ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, मुझे लगता है शायद सच में उनका दिमाग ही खराब था। दूसरी मेड कहती है मैं जब भी उनके कमरे में जाती थी साफ सफाई करने के लिए मैं उन्हें विंडो के पास देखा करती थी, वो एक ही समय पे रोती थी और हंसा करती थी जब भी वो एक लेटर पढ़ती थी। इसके बाद चार्ल्स के फादर ने सब लोगों को प्रोहिबिटेड कर दिया उसके बारे में कुछ भी बातचीत करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स वेट नर्स के साथ अपनी मॉम की पिक्चर को देख रहा होता है। अभी चार्ल्स सोच रहा होता है मुझे पता नहीं आखिर वो किस तरह की पर्सन थी, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा जेंटल पर्सन थी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। चार्ल्स परेशान होकर कहता है मुझे पता नहीं मुझे किसे ब्लेम करना चाहिए, फादर को या फिर सोसाइटी को। अगर मैं पहले से जन्म ले लेता तो शायद चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। सी उससे कहता है जो कुछ भी हुआ ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, ये तुम्हारी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी चार्ल्स सी के पीछे एक कांस्टेबल को देख लेता है, वो जल्दी से सी को कवर कर लेता है। सी उससे पूछता है क्या हुआ? चार्ल्स कहता है क्या तुम्हें याद है इयान ने कहा था कि फादर कुछ अथॉरिटीज को भेजने वाली है हमें ढूंढने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इस क्राउड का इस्तेमाल करके हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वो कांस्टेबल चिल्लाते हुए कहता है हे सुनहरे बाल वाले वहीं पे रुको। ये सुन के वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। कांस्टेबल भी उनका पीछा करता है। भागते भागते उनके सामने एक दीवार आ जाती है। चार्ल्स जल्दी से दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। चार्ल्स उसे दीवार के ऊपर खींच लेता है, फिर वो दीवार के उस पार कूद जाता है और सी से कहता है तुम भी जंप करो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। सी जंप करने से हिचकिचा रहा होता है, तभी पीछे से वो कांस्टेबल भी आ जाता है, इसीलिए चार्ल्स उससे कहता है
अब जल्दी करो, जिसकी वजह से सी जंप कर देता है। चार्ल्स उसे पकड़ लेता है और वो दोनों साथ में वहाँ से भागने लगते हैं। जब वो दोनों भाग रहे होते हैं, एक पर्सन उन्हें देख लेता है जो अभी घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ा था। चार्ल्स उस पर्सन का मुंह बंद कर देता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, हम लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते हैं, पर हमें कुछ देर के लिए तुम्हारे घर पे रुकना होगा। ये कह के वो घर के अंदर घुस जाता है, पर वहाँ पे वो देखता है कि एल वहाँ पे मौजूद था कुछ लोगों के साथ। एक पर्सन गन निकालते हुए कहता है, मुझे बताओ तुम लोग कौन हो। एल उसे रोकते हुए कहता है, जरा रुको, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें जानता हूँ। एल पूछता है, तुम दोनों को क्या हुआ है, जिस पे सी जवाब देता है, हम इसके बारे में तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करेंगे, एक कांस्टेबल हमारे पीछे पड़ गया है। ये सुन के एल परेशान हो जाता है। वो जल्दी से घर से बाहर निकलता है और कहता है, तुम सब लोग अंदर में रहो, कोई भी आवाज मत करना। वो घर से बाहर निकलता है। कांस्टेबल उसे पूछता है, तुम्हारा यहाँ पे काम क्या है। एल कहता है, सर आप शांत हो जाइए, मैं तो बस काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था। कांस्टेबल पूछता है, क्या तुमने दो लोगों को देखा है, एक पर्सन लंबा है और उसके बालों का कलर सुनहरा है और दूसरा पर्सन थोड़ा छोटा है और उसका बालों का कलर काला है। एल कहता है, मुझे लगता है कि मैंने उन्हें देखा था, उन लोगों ने राइट टर्न ली थी। ये सुनते ही कांस्टेबल तुरंत उस दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है। फिर वो घर के अंदर एंटर करता है और उन लोगों से कहता है वो अब चला गया है। फिर वो सी और चार्ल्स से पूछता है, वो कांस्टेबल तुम लोगों के पीछे क्यों पड़ा था। इसके बाद वो दोनों अपनी स्टोरी बताने लगते हैं कि चार्ल्स असल में फ्रांसिस फैमिली का हायर है और सी उसका पियानो टीचर। एल पूछता है, तो फिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग इतने अमीर हो, तुम्हें तो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजारना चाहिए था। एल जिन लोगों के साथ था वो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, कहीं उनकी वजह से कांस्टेबल हमें भी ना पकड़ ले। भले ही अभी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, पर क्या पता बाद में हो सकती है। एल उन दोनों से पूछता है, अगर तुम हायर हो तो फिर तुम घर से भाग क्यों आए। सी उससे कहने वाला था कि ये सब कुछ मेरी गलती है, पर तभी चार्ल्स कहता है, ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैं इग्नोरेंस में जिंदगी जीना नहीं चाहता था, मैं झूठी दुनिया में रहना नहीं चाहता था, इससे अच्छा कि मैं रियल वर्ल्ड देखूं। एल कहता है, ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, मैंने स्लम एरिया में कुछ नॉवेल्स को देखा है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो लोग अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो इस जगह की चेंजेस से खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। फिर वो अपने चेयर से खड़े होते हुए कहता है, इसके अलावा वो कांस्टेबल तुम्हें ढूंढ रहे थे। फिर वो सी के कंधे में हाथ रखते हुए कहता है, देखा जाए तो इन सब चीजों में इसे घसीटा जा रहा है। फिर वो आगे कहता है, तुम वापस अपने घर चले क्यों नहीं जाते और इस क्यूटी को हमारे साथ ही छोड़ दो। ये सुन के चार्ल्स को बहुत ही ज्यादा इरिटेट लग रहा होता है, पर तभी सी उससे दूर हो जाता है और कहता है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम डिसाइड नहीं कर सकते, हम लोगों ने जो चूज किया है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें तुम्हारी ओपिनियन की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि हमारी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर हम अपना सामान पैक करके यहाँ से जा सकते हैं। एल अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो फिर आर्या को हैंडल करने के लिए मैं किसी और टीचर को कहाँ पे ढूंढूंगा। चार्ल्स कहता है, मुझे ढूंढने के लिए फादर ने कोई वांटेड पोस्टर नहीं लगाई है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये खबर चारों तरफ फैल जाए कि मैं घर से भाग गया हूँ। फिर वो आगे कहता है, आज हम लोग वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के क्लोज पहुँच चुके थे, इसीलिए वहाँ पे ज्यादा कांस्टेबल थे। जब तक कि मैं स्लम एरिया में रहूंगा मेन स्ट्रीट से दूर, तो कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर पाएगा। ये सुन के एल कहता है, छोड़ो इन सारी बातों को, हम लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं है, इसे कुछ देर के लिए यहीं पे रफा दफा करते हैं, पर जब आर्या का लेसन खत्म हो जाएगा तब तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा और फिर इसके बाद तुम लोग जो भी करोगे इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। फिर वो जोनस से कहता है, तुम जाके उन दोनों के लिए क्लॉक्स लेके आओ। फिर वो बाकी दो पर्सन से कहता है, तुम लोग पहले घर जाओ, रास्ते में संभल के जाना। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि सी और चार्ल्स अपने कमरे में पहुँच चुके थे। चार्ल्स बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो सी से कहता है, उसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था, अगर मैं उन लोगों को वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पे नहीं मिलूंगा तो फिर वो जल्द ही स्लम एरिया में मेरी छानबीन करना शुरू कर देंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुँचे, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो फिर तुम ज्यादा सेफ रहोगे। ये सुन के सी हैरान में पड़ जाता है। फिर वो चार्ल्स को समझाने लगता है, तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते हो, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं बस इतना होप करता हूँ कि तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। ये सुन के चार्ल्स उसे सडनली हक कर लेता है और सोचने लगता है, शायद एक दिन ऐसा जरूर आएगा
तब मेरे पास तुम्हें छोड़ के जाने के लिए कोई चॉइस नहीं होगा, पर अभी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। सी आर्या के घर पे गया हुआ था उसे पियानो लेसन सिखाने के लिए। आर्या उसे एक नोटबुक देते हुए कहता है, मैंने ये कल रात लिखी थी। सी कहता है, तुम मुझसे ये मत कहना कि इसे लिखने के लिए तुम कल रात सोई नहीं थी। आर्या कहती है, मैं भला कर भी क्या सकती हूँ, दिन के दौरान मैं हमेशा बिजी रहती हूँ क्योंकि मेरी मॉम हमेशा मुझे पार्टी में जाने के लिए फोर्स करती रहती है। फिर वो आगे कहती है, तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं होगा, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता है। सी उससे पूछता है, क्या डांस करना भी बोरिंग है? आर्या कहती है, हम लोग सिर्फ डांस नहीं करते हैं, ये सब कुछ मेरे समझ से बाहर है। डांस करने के दौरान हमारे चेहरे पे मार्क्स रहती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि अगला पर्सन तुम्हारे बारे में एक्चुअली में क्या सोचता है, और मुझे ऐसा फील होता है कि किसी के साथ रहने के लिए मुझे प्रिटेंड करना पड़ रहा है। सी कहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक दिन तुम्हें ऐसा पर्सन जरूर मिलेगा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचता होगा। आर्या कहती है, ये सब कुछ कहना इजी है, अगर मुझे किसी से शादी करना होता तो फिर मैं तुम्हारी तरह लड़का ढूंढती जो सिंपल और नॉर्मल रहता। ये सुन के सी हैरान होकर सोचने लगता है, क्या ये एक कॉम्प्लीमेंट था? फिर आर्या आगे कहती है, पर ये दुख की बात है कि तुम सिंगल नहीं हो। ये सुन के सी बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। आर्या कहती है, क्या तुम्हें वो लड़का याद है पिछली बार जब हम दोनों साथ में डाउनस्टेयर गए थे, वो हमें घूर रहा था। मुझे लगने लगा क्या वो पर्सन मुझे हेट करता है, पर जब मैंने अचानक से तुम्हारा शर्ट पकड़ लिया था तब मुझे एक्सीडेंटली कुछ रियलाइज हुआ था। ये सुन के सी पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाता है और कहता है, नहीं तो तुम मिसअंडरस्टूड कर रही हो। पर आर्या उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और कहती है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। चर्च ये बात बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी, मैं इसके बारे में किसी से भी नहीं कहूँगी। ये सुन के सी बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है और सोचने लगता है, अगर कन्वर्सेशन ऐसी ही चलती रही तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। फिर वो आगे कहता है, ठीक है, अब इन सब चीजों को छोड़ो, हमें सीरियस मैटर पे बात करनी होगी। वैसे क्या तुमने कभी अपनी लिखावट को पब्लिश करने के बारे में कंसिडर किया? जिस पे आर्या पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सक्सेसफुल रहेगी? तुम्हें तो पता ही होगा एक लेडी ऑथर को सब लोग कैसे देखते हैं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं हार ही जाऊंगी। सी उसे समझाने लगता है, मैं एक बार फेल हो गया था, इसके बाद मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने दोबारा ट्राई करने की कोशिश नहीं की। फिर वो चार्ल्स को याद करते हुए कहता है, पर किसी ने मुझे करेज दिया आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए मुझे लगता है फेल होने से आपको डरना नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा स्केरी पार्ट तो ये है कि डर की वजह से तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। ये सुन के आर्या मोटिवेट हो जाती है और कहती है, जब सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा मैं पब्लिशर के पास जाऊंगी।